हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है, क्लास 6 to 8 है। इसका सेट नंबर हम लोग 5th लगाने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को देखने वाले हैं। 40 सवाल आपके हिस्ट्री से पूछा जाता है। 40 का 40 सवाल अच्छे से डिस्कशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह क्लास यह बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग पॉलिटी को देखेंगे और भी जो आपके लिए बेहतरीन क्लास होना चाहिए सब यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 1 to 5 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप क्लास ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो 6 to 8, 9, 10 की, तो आपको कहना चाहेंगे कि फ़िलहाल उसके लिए क्लास नहीं आ रहा है और अभी पॉसिबल भी नहीं है। टीआरई 4 में पॉसिबल नहीं ही है। बाद बाकी जो भी मित्र हैं, आप क्लास को अच्छे से देखिए। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 to 4 का और 5 के बाद का भी क्लास आपको मिल ही जाएगा। प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे। टाइम ज़्यादा बर्बाद करेंगे नहीं। आइए सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। अगर क्लास दोस्तों आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक वगैरह आप खुद से कर देंगे, है ना। ये आपको कहना मतलब आप लोगों से कहना बार बार अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग इतना खुद से समझ के वीडियो को लाइक वगैरह कर देंगे। तो सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 71 नंबर है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ है। याद है लास्ट वाले सेट में सेट नंबर जो 4 था उसमें क्वेश्चन नंबर लगता है शायद 80 था, है ना। पूर्व का मतलब पूछा गया था। डिस्कस हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। पहला सही जवाब हो जाएगा दुर्ग होता था इसका मतलब। ध्यान रखिएगा। कह रहे थे लास्ट वाले में भी कि इंद्र के लिए जो है ना ऋग्वेद में 250 श्लोक दिया गया है और जो इंद्र है युद्ध के देवता थे। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है ऋग्वैदिक काल जो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को कहा गया है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पूना समझौता, इसका उद्देश्य था क्या। तो पुणे समझौता का उद्देश्य क्या रहा था आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था। 24 सितंबर का डेट आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ये सवाल आ चुका है डेट पे लेकर के। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर जी और जो गांधी जी हैं इन दोनों के बीच में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। अकबर, शाहजहां, शिवाजी, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। महाराजा जय सिंह सेकेंड के द्वारा किया गया था। ई ऑप्शन को टिक करेंगे। 1724 में बनकर तैयार हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जंतर मंतर न टोटल 5 जगह पर है। कहाँ पर है तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। फिर से सुनिए, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। ये जो जंतर मंतर है ना, महाराजा जय सिंह सेकेंड के द्वारा मतलब कहिए कि बना था। जयपुर का जो जंतर मंतर है सबसे बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला है, यह भी आप ध्यान रख लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। मगध की पहली राजधानी पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, गिरिब्रज यानी कि राजगिरी सही जवाब है। राजगिरी ना टोटल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि पुराण के हिसाब से, ध्यान दें, पुराण के हिसाब से मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, पहला कौन सा वंश था, तो आपको बृहद्रथ वंश बताना होता है। किस पर, मगध के बारे में कह रहे हैं। बृहदत्त वंश के फेमस राजा अगर पूछे तो बृहदत्त का पुत्र ही था जिसका कि नाम जरासंध था। क्या नाम था, जरासंध। इन्होंने कहा जाता है कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा का जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था, किसकी पराजय हुई थी, बताना है। ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अच्छे से, सेडोवा में ना युद्ध अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। कब हुआ था यह भी ध्यान रखना होता है। वर्ष
वर्ष 1866 में ये युद्ध हुआ था, सेडोवा का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया इसमें हारा था। किससे हारा था यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था युद्ध, ठीक है। सेडोवा के युद्ध के बाद एक जगह का नाम आपको पीछे वाले सेट में भी बताया गया था, वेनेशिया नाम था। वेनेशिया इटली को मिल गया था। और इटली के एकीकरण में पूछे किसका काफ़ी अच्छा रोल है, तो हम लोग बात कर चुके हैं। मैजनी है, काबूर है, गेरिबाल्डी है, इन सब लोगों का इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान रहा है। दोस्तों ये जो सवाल आपको बताया जा रहा है ना, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है और यही सवाल पूछेगा आपसे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आएगा तो। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? 1834 ईस्वी में। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा मैजनी के द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। कब? 1834 में किया था। और एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, अपने भारत के रहे हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यंग इटली से प्रभावित रहे थे, यह पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। कह रहे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा ना जार निकोलस द्वितीय, किसे? जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाया गया था। बोल्शेविक का जो क्रांति है इसके द्वारा ना मजदूरों का सरकार स्थापित हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है। नई आर्थिक नीति NEP, इसके जन्मदाता कौन है? आपको पता है कि अपना भारत में नया NEP आया है, तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है कि ये कौन शुरू किए थे, कब शुरू किए थे? दोनों बात याद रखेंगे। 1921 में किए थे। कौन? तो लेनिन इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था 1921 में। नई आर्थिक नीति के द्वारा समाजवादी विचार को लागू करने का प्रयास किया गया था। कह रहे चेका क्या था? चेका एक विशेष पुलिस दस्ता हुआ करता था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझेंगे, चेका क्यों बना, क्या इसका ज़रूरत था? तो देखिए चेका ना, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा 1918 में, कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में, अगस्त 1918 में लेनिन है ना, उसकी हत्या का कोशिश किया गया था। तो लेनिन में ना मतलब कहिए कि काफ़ी लोग वहाँ पे काफ़ी लोगों को मारा गया था, तो इसीलिए एक स्पेशल पुलिस दस्ता बना था जिसका कि नाम चेका रखा गया था, ध्यान रखना होता है। अंकोर वाट का मंदिर कौन से देश में है? अंकोर वाट है ऑप्शन नंबर पहला, कंबोडिया सही जवाब है। अंकोर वाट का मंदिर कौन से भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु का मंदिर है। 12वीं शताब्दी में, यानी कि 1100 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में। अब ईस्वी कौन सा था? तो 1113 से 1145 ईस्वी के बीच में राजा सूर्यवर्मा सेकेंड, नाम याद रखेंगे, राजा सूर्यवर्मा सेकेंड के द्वारा ये वाला जो विष्णु मंदिर है ये बनवाया गया था। कह रहे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? पहला सही जवाब हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कह रहा है कि किस उद्योग से आरंभ हुआ था? सबसे पहले ऑप्शन नंबर पहला, वस्त्र उद्योग आपको बताना होता है। क्या? वस्त्र। अच्छा यहाँ पर आप ना जैसे देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो वाष्प चालित पानी का जहाज है वो कौन बनाए थे, ठीक है? तो रॉबर्ट फुल्टन आपको नाम याद रखना होता है। आपसे पूछा जाता है कपड़ा पर छपाई करने वाला जो यंत्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? नाम उनका आपको ध्यान रखना होता है, बेजर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था किसने? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने वाले थे ऑप्शन नंबर थर्ड, जेम्स हारग्रीव्स नाम है उनका। कब किया गया था यह पूछ ले, 1765 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन के नाम यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में, इसके द्वारा क्या किया गया था पता है? जॉन के ना फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, फ्लाइंग शटल का।
हम्फ्री डेवी एक नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, इनके द्वारा क्या हुआ था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, हम्फ्री डेवी के द्वारा। कपास ओटने की मशीन एक था, किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा जाता है। तो उसका नाम था एली व्हिटनी करके नाम था, एली व्हिटनी नाम था। कपास ओटने की जो मशीन है उसका आविष्कार करने वाले थे ये। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, थर्ड राइट आंसर, कठोपनिषद में है। आप अगर क्लास 6 to 8 का देख रहे हो तो आप सीटेट का तैयारी किए हैं, पास कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सवाल पढ़ना होता है और ये सवाल पहले उसमें पूछा भी गया है ना, कठोपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो खैर आपके लिए बच्चा वाला सवाल है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है, थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब है। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक है ऑप्शन लगता था तो यहाँ पे एक सेकंड, 84 में कठोपनिषद है और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, हाँ तो यहाँ पर तो आपको मुंडकोपनिषद बताना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना आपसे पूछ लेता है किसने किया था, तो विनय पिटक में आपको उपालि बताना होता है नाम। विनय पिटक उपालि के द्वारा लिखा गया था। बौद्ध संघ के नियम के बारे में किसमें, तो विनय पिटक में ही आपको देखने को मिलता है। सुत्त पिटक की रचना पूछे किसने किया था, तो सुत्त में आपको आनंद बताना होता है, आनंद के द्वारा किया गया था। अभिधम्म पिटक की रचना किसने किया था, तो मोगली पुत्र जो तिष्य थे उनके द्वारा किया गया था। अभिधम्म पिटक में ना भगवान जो बुद्ध है उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार वगैरह को दिया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा किया गया था। आप ये जानते हैं, अशोक पहला शासक है जो ये सब काम स्तंभ निर्माण वगैरह उस पर लिखने का काम करवाए थे। कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक पता चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अशोक का नाम मैक्सिमम जगह देव नाम प्रियदर्शी आपको देखने को मिला है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लेखित मिला है, यह भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो आप अच्छे से जानते हैं ना, 1837 में अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था, तो इन सब में से तो खैर नहीं दिया हुआ है। देखिए मौर्य काल में रूपा जीवा कहा जाता है ना, कि आप ऐसे ध्यान रखिए कि स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था, और इनके कार्य का जो निरीक्षण करने वाले होते थे उनको क्या कहा जाता था पता है, उसे कहते थे गणिकाध्यक्ष, ध्यान रखेंगे, गणिकाध्यक्ष होते थे वे। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रूफ मिला है या नहीं, तो बताना है कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रूफ नहीं मिला है। चलिए बताइए, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होता है, कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नाम सुनिए जरा सा, नारद। पूछिए कि नारद ने कितने तरह का दास का उल्लेख किया है, तो आपको 15 बताना होता है। आपसे पूछा जाए कि मनु स्मृति है उसमें कितने प्रकार के दासों की बात की गई है, तो अपना स्मृति को याद करके बताइए, कितना, 7 तरह का, ठीक है। कौटिल्य के तहत अगर पूछेगा तो 9, नारद के तहत 15, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास के बारे में दिया गया है।
मौर्य काल में ना अर्थव्यवस्था में दास का अच्छा रोल हुआ करता था। और एक व्यक्ति का नाम सुनिए, मेगास्थनीज, और एक व्यक्ति थे, नाम था स्ट्रैबो। मेगास्थनीज और स्ट्रैबो, इन दोनों के तहत भारत में जो दास प्रथा है ये नहीं था। किसके तहत? मेगास्थनीज और स्ट्रैबो। यहीं से सवाल बन जाएगा कि किसके तहत यहाँ पे मौर्य काल में दास नहीं था। दोनों ऑप्शन नाम अलग देगा, एक ऑप्शन ए में रहेगा मेगास्थनीज, बी में रहेगा स्ट्रैबो और सी में कुछ और रहेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक से अधिक टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण नाम से ही समझ रहे होंगे, संग्रह करना यानी कि भू राजस्व से संबंधित थे। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता कहलाते थे। सन्निधाता होते थे, वो क्या थे? तो राजकोषीय कोषाध्यक्ष कहते थे मौर्य काल में। मौर्य काल में जो प्रांत होता था, एरिया, उसे चक्र कहा जाता था। कह रहे कि भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग को। भास्कर वर्मन ने ह्वेनसांग को राजदूत बनाकर किसके पास? हर्षवर्धन के पास भेजा था। ह्वेनसांग जो है ना, हर्ष को शिलादित्य के नाम से बताते हैं, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। पूछेगा कौन व्यक्ति हैं जो हर्ष को शिलादित्य कहते हैं, तो यही व्यक्ति हैं ह्वेनसांग। अच्छा, ये ध्यान है ना कि हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इसमें हर्ष हार गए थे और ये कहाँ से हम लोगों को पता चला है? तो एहोल प्रशस्ति से पता चला है। भंडी का नाम आप जानते हो, हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था, यही कौन? भंडी था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहिए या फिर आप शाक्य मुनि भी कहते हो, यह भी ध्यान रखिएगा। हर्ष के काल में अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। ऑप्शन नंबर थर्ड, पुलिस होता था ये। हर्ष के काल में पुलिस अधिकारी चाट और भाट कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजराज प्रथम। चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित करके यहाँ पे श्रीलंका पर अधिकार किया था। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी है? बताइए कौन सा है? टाइम दे रहे हैं, सोच के बताइए। एक यहाँ पे ना राजेंद्र प्रथम भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप इसे भी टिक करेंगे और इसे भी टिक करेंगे। दोनों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दोनों व्यक्ति किए थे। तो अकबर की अंतिम विजय आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको टिक करना होता है। असीरगढ़ का जो विजय है सही जवाब है। 1601 ईस्वी आपको याद रखना होता है। 1601 में असीरगढ़ पर अकबर ने विजय प्राप्त किया था। पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर, आलमगीर द्वितीय था। पलासी के समय में, पलासी हुआ कब था? तो 23 जून 1757 को आपको बताना होता है। डेट क्या था? 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है। बंगाल की राजधानी पता है क्या? ढाका, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर और फिर कलकत्ता फाइनली बनता है। बताना है कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए, दिल्ली से कौन किए थे? बहादुर शाह जफर किए थे। सेनापति उनके थे बख्त खां। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब।
सेनापति उनके थे तात्या टोपे। कानपुर से जो नाना साहब कर रहे थे ना नेतृत्व, तो मतलब उनका सेनापति थे तात्या टोपे। झांसी से यानी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, और उनके सेनापति में आपको तात्या टोपे याद रखना होता है उनमें भी, ठीक है। इलाहाबाद यानी कि बनारस से लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खां थे। जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह रहे थे। मेरठ से कदम सिंह थे। संभलपुर से पूछा जाता है सुरेंद्र साई थे। संभलपुर सुरेंद्र साई याद रखेंगे आप, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, वेंसीटार्ट आपको बताना होता है। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज और बंगाल के जो निष्कासित नवाब कह सकते हो मीर कासिम, अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, ये सब एक साथ रहे थे इस युद्ध में। अंग्रेज का जो सेनापति है हेक्टर मुनरो, वही जीता था। जो बक्सर का युद्ध हो रहा था ना, याद रखिएगा, बक्सर के बारे में कह रहे हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, ठीक है। इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त को, कब? 1965 में। और इसी के तहत इसमें एक संधि हुआ था। क्या हुआ था कि मुगल बादशाह ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन सब का दीवानी दे दिया था, ध्यान रखना होता है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से और कि जो आपका द्वैत शासन है उसका जनक कौन है? तो लियोनेल कार्टिस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक के नाम से। बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था कौन? तो खैर आप अच्छे से जानते हैं, डफरिन पहला सही जवाब है। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात बना था? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा बहराम शाह। बहराम शाह के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए ममालिकात बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। बलबन को सबसे पहले किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? बलबन को सबसे पहले ना ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही जवाब, खास एदार के लिए। बलबन को सबसे पहले खास एदार के दायित्व के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपको पता है ना बलबन के बारे में, राजस्व से संबंधित दैवीय अधिकार पर ये बल दिए थे। सिजदा जिसे दंडवत कहते हो, पाबोस जिसे कदम चूमना कहते हो, नियम लागू किए थे। चालीसा दल था, इसको समाप्त किए थे बलबन। बलबन ने जिले इलाही जिसे ईश्वर की छाया कहा गया था उसकी उपाधि लिया था। बलबन ने ये प्रूफ करने का कोशिश किया था कि सुल्तान की जो शक्ति है ना उसका आधार जनता और जो अमीर है वो नहीं है, ये ध्यान रखना है। बलबन ने एक ईरानी त्यौहार था, नाम था नौरोज, इसको मनाना शुरू किया था। बलबन के ही द्वारा दीवान ए आरिज नामक एक सैन्य विभाग भी बनाया गया था। बलबन से जुड़ा हुआ ये सब बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो वो थे इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर पहला। इल्तुतमिश कब डेट करते हैं, कब मरते हैं? 1236 में मरते हैं। इन्हीं को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। राजधानी कहाँ था इसका, इल्तुतमिश का? लाहौर था। तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश और जो यलदौज है उसके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें यलदौज हार गया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ पर करवाया था? किसका कह रहा है? इबादत खाना का। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में करवाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्थापत्य कला के क्षेत्र में ना अकबर कुछ ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं। क्यों? सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा सुनिए। जैसे लाहौर का किला आपसे पूछे कहाँ पर है, लाहौर का किला तो आप लाहौर में बताओगे। इलाहाबाद का किला पूछा जाए, प्रयागराज। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई का महल, ये तीनों है फतेहपुर सिकरी में। एक और आप याद कर सकते हो, शाही महल। चारों देखिए फिर से सुनिए, जोधाबाई का महल पूछे, बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है, शाही महल है, ये सब फतेहपुर सिकरी में है। फिर से सुनिए, ये सब है फतेहपुर में। शाही महल, पंचमहल,
बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई का महल सब है कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। दीवाने खास कहाँ पर है पूछेगा तो आप आगरा बता सकते हो, दीवाने खास। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। लाल किला जानते ही होंगे आप ये। खैर कह रहे कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? पहला सही जवाब हो जाएगा एलिस बताना होता है। बक्सर युद्ध यानी कि 1764 में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी पूछे पटना में, एलिस बताना होता है। बक्सर के युद्ध के समय फिर से बता रहे हैं, बंगाल का गवर्नर विंसीटार्ट रहा था और 1765 में उड़ीसा, बंगाल और बिहार में द्वैत शासन लागू किए थे कौन? लॉर्ड क्लाइव। कह रहे कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सेवकों ने भाग लिया था? 78 आपको बताना होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया था? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होता है, बांकीपुर जेल सही जवाब है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद कर दिया गया था, यह भी आप ध्यान रख लेंगे। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष में पटना पहुंचे थे? डेट आपको यहाँ पर बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे गांधी जी। बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला रघुनाथ नरसिंह मुगोलकर आपको बताना होता है, सही जवाब है। पटना वाला जो ये हुआ था ना, बिहार में जो आयोजित 28वां वाला पटना वाला हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगला 10वां कांग्रेस का यानी कि 38वां वाला कांग्रेस अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब महाभियोग चलाया गया था? 1917 में चला था, ध्यान रखना होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, बी हो जाएगा सही जवाब। इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से बात पहले कर चुके हैं। अब हम लोग सेट देखने वाले हैं, नंबर कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 6 देखेंगे। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कुछ फ़ोटो देख लीजिए। ये वाला जो थंबनेल आप कह सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक इस क्लास को नहीं देख पाए हो तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से टच करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो 6 to 8, 9, 10, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट आकर चेक करना चाहिए। 1 to 5 का भी अगर आप चेक कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बेहतरीन क्लास दिया जा रहा है। यहाँ आपको थंबनेल शो करेगा, आप देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो के रूप में आपका एक ही क्लास में एक बुक ख़त्म कर दिया गया है। कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा दोस्तों। क्लास अगर सच में पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, इतना आप ज़रूर करेंगे।